नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। कल से आप यूक्रेन में तबाही देख रहे हैं। रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन बेबस नजर आ रहा है। रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव को तीन तरफ से घेर चुकी है। युद्ध से पहले जो अमेरिका यूक्रेन के साथ होने की डींगे हाँक रहा था, वो दूर खड़ा हो गया है। यूक्रेन में संग्राम के बावजूद बाइडेन ने मदद के लिए सेना भेजने से हाथ खड़े कर दिए हैं। नेटो को भी यूक्रेन के लिए सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। बहाना ये कि यूक्रेन नेटो का सदस्य है ही नहीं। यूक्रेन के बेबस राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। आज उनके दर्द भी सामने आ गया है। देखिए उन्होंने आज क्या कहा। और आज मैं ये दिखा दूं उन्होंने जो कहा और एक ट्वीट में ये अपना दर्द साबित किया। इस सुबह हम अकेले अपना देश बचा रहे हैं। कल की तरह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दूर से देखता रहा। ये तब कहा गया जब यूक्रेन पर इतना हमला हुआ कि वो तीनों तरफ से घिर गया। इसलिए आज पब्लिक का यही सवाल हम उठा रहे हैं कि यूक्रेन संकट का सबक क्या है। भारत आज परमाणु ताकत है। परमाणु ताकत हासिल करने के लिए तब की वाजपेयी सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं की थी। क्या भारत ताकतवर नहीं होता तो चीन गलवान में भी वही करने की कोशिश करता जो रूस ने यूक्रेन में किया? पब्लिक का यह सवाल मैं उठाऊं उससे पहले देखते हैं आज की टॉप 3 हेडलाइंस। रूस के मिलिट्री टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कीव के गोस्टोमेल एयरफील्ड पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से बातचीत की पेशकश की। रूस मिन्स्क में अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन के लिए आज रात 2 विशेष विमान रवाना होंगे। भारत के रेस्क्यू मिशन यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से कर रहा है। इन विशेष विमानों की वापसी कल होगी। इस बीच भारतीय वायुसेना ने कहा है कि यूक्रेन मिशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। आज की तीसरी बड़ी खबर, अयोध्या में वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज वहां प्रचार किया। अखिलेश ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। अयोध्या, अमेठी, गोंडा, बहराइच समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार के दिन वोटिंग होगी। 5वें चरण का प्रचार आज शाम थम गया। सवाल पब्लिक का अब वापस आते हैं। यूक्रेन में चीख पुकार मची हुई है। रूसी टैंक कीव में घुस चुके हैं। यूक्रेन के कई दूसरे अहम शहरों को रूस की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। कभी बड़ी परमाणु ताकत वाला यूक्रेन क्यों रूस के आगे एकदम से धाराशाही होता दिख रहा है? इस पर मैं पब्लिक के सवाल उठाऊं उसके पहले जंग के दिल दहलाने वाली बड़ी तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि वॉर जोन की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। और आइए ये तस्वीरें हम देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि 10 कहानियां लेकर आई हूं। पहली तस्वीर कीव की है जो यूक्रेन के गृह मंत्री और एडवाइजर ने जारी की है। कीव के डिरोन्स्की रीजन के यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के इस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। और अगर आप ये दृश्य देखें तो यहां आपको नजर आएगा किस तरह से ये जवाबी कार्रवाई में रूस का एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। अगली तस्वीर आपके सामने जो लेकर आऊंगी, रूस से लड़ाई के लिए यूक्रेन की जनता ने उठाए हथियार। ये आम जनता है जो अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन में बिल्कुल सब कुछ तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है।
तीसरी तस्वीर जो हम दिखाना चाहते हैं, युद्ध के लिए यूक्रेन की सेना की तैयारी और किस तरह से हर पूरी कोशिश हो रही है किसी न किसी तरीके से रूस को जवाब देने के लिए। चौथी तस्वीर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, रूसी अटैक में तबाह जो घर हुए हैं। देखिए, कभी किसी को किसी जंग में कुछ हासिल हो ना हो, जो आम इंसान है वो जरूर पिस के रह जाता है। घरों की तबाही यहां आपके सामने नजर आ रही है। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए तबाह गया पुल, ये भी आपके सामने कीव में यूक्रेन की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रही हूं। ये पुल किस तरह से धाराशाही हो चुका है, टूट चुका है और बस ये मिसाइलों के बड़े गड्ढे दिखा रहे हैं कि रूस की बमबारी से यूक्रेन में क्या हालत है। अब ओब्लॉन यूक्रेन में किस तरह से क्रॉस फायरिंग के फंसे यूक्रेन के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा इसका नेट अप करें तो आपको क्रॉस फायरिंग भी सुनाई दे सकती है। यहां पर एक दूसरी के ऊपर क्रॉस फायरिंग चल रही है। एक और तस्वीर लेकर आ रहे हैं, ये डनीप्रो यूक्रेन की है। मासूम जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी है। छोटे नए पैदा हुए शिशुओं को किस तरह से बंकर्स में ले जाया जा रहा है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में ले जाया जा रहा है, दिल दहल जाएगा देखकर। ये बच्चे जन्मे हैं तो शायद बम की गोलाबारी की आवाज के नीचे। कीव के यूक्रेन में रक्तदान कराने के लिए लगी है लंबी कतार और ये इंसानियत का सबूत है। लंबी कतारें हैं, लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, क्योंकि घायलों को खून भी देना है। तो जहां इंसानियत बचा रही है लोगों को, वहां देश के कई लोग मर रहे हैं, क्योंकि ये एक भगदड़ है पावर की, डिफेंस सिस्टम की। बेटी से लिपट कर रोता हुआ एक पिता जो कीव यूक्रेन की बस तस्वीर बनकर रह गई है। आम इंसान की जिंदगी आंसुओं और लोगों के बीच। कीव यूक्रेन में पास जेड मार्ग वाले युद्धक वाहन, और ये देखिए ये किस तरह से ये पूरे डिप्लॉयड हैं यहां इस तरफ। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर जो हमारे सामने आने वाली है। इस वक्त वो पूरी तरीके से दिखा रही है कि किस तरह युद्ध की तैयारी है यहाँ। ये यूक्रेन से आई वो ताजा तस्वीरें थी जिसे मैंने आपके सामने रखा। लेकिन दर्शकों, रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था, ये वही यूक्रेन है जो कभी बड़ी परमाणु ताकत था। यूक्रेन सोवियत यूनियन का दूसरा शक्तिशाली गणराज्य था। 1991 में रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन तीसरा बड़ा सबसे न्यूक्लियर पावर बना और सोवियत यूनियन का दूसरा शक्तिशाली गणराज्य था। और अगर आप देखें तो उस वक्त कम से कम 5000 न्यूक्लियर परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे। 1994 के बुदापेस्ट समझौते से यूक्रेन ने परमाणु ताकत नष्ट किए, लेकिन अब भी कहा जाता है कि बहुत कुछ है यूक्रेन के पास। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने बुदापेस्ट में एक समझौता कराया और उसमें यह कहा गया कि यूक्रेन ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। और इसके बाद आया दौर जिसमें हमने देखा कि भारत, जिसके पास सिर्फ 150 परमाणु बम बताए जाते हैं, वो यूक्रेन के सामने छोटा सा परमाणु हथियार वाला देश था और यूक्रेन के पास 5000। तो आप देखिए कि ये किस तरह की यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ताकत हासिल करने के लिए भारत की यूक्रेन से तुलना आज करनी पड़ेगी। भारत ने जब 1974 और 1998 के पोखरण विस्फोटों से अपना न्यूक्लियर ताकत अपने आप को बनाया, तो भारत को कड़े प्रतिबंध को झेलना पड़ा था। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत को फॉरेन असिस्टेंट एक्ट के तहत
इतनी आर्थिक मदद रोकी गई थी कि उस वक्त लोगों का यह सोचना था कि जो लिबरलाइजेशन 1991 में हुई है उसके बाद भारत शायद कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत को $513 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन भारत ने यूक्रेन की तरह दबाव में आकर नॉन प्रोलिफरेशन संधि जो है, ट्रीटी जो है, उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। सवाल पब्लिक का आज यह है कि अगर यूक्रेन परमाणु ताकत नहीं छोड़ता तो रूस आक्रमण नहीं करता क्या? दूसरा बड़ा सवाल, यूक्रेन की बर्बादी ने भारत के पोखरण वाले स्टैंड को सही साबित कर दिया क्या आज? और तीसरा बड़ा सवाल, ताकतवर भारत ही चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है क्या? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद हैं बीजेपी के, अजय वर्मा नेता है कांग्रेस के, कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं सुशांत सरीन, सामरिक विशेषज्ञ हैं, जेड तरार प्रवक्ता हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के, संजय झा राजनीतिक विशेषज्ञ। पहले जाऊंगी जेड तरार साहब के पास और मैं पूछना चाहती हूं तरार साहब आपसे, यूक्रेन गुहार लगा रहा है कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन अभी तक नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई मदद सामने नहीं आई है। ऐसे में क्या यूक्रेन प्रेसिडेंट का आज जो ट्वीट था ये कुछ सवाल नहीं खड़ा करता वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि कौन यूक्रेन के साथ आज खड़ा है जब ये जंग उन्हें देखनी पड़ रही है? नाविका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि आपने शायद सुना होगा कि कल शाम को राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अमेरिका बिल्कुल यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ अमेरिका नहीं, जितने भी हमारे करीबी सहयोग हैं, जिनमें शामिल ज़ाहिरी बात है नेटो है, यूरोपियन यूनियन है ब्रसल्स में, और हाँ हमारे जो बहुत करीबी दोस्त हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान भी शामिल है इसमें। तो हम सब मिलकर इस बात पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट देनी है, यूक्रेन के आम लोगों को सपोर्ट देनी है। और कल शाम को कल रात को बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि हमने एक ऐसा सख्त जवाब देना है, प्रतिबंध हमने लगाने हैं रूस पर जिससे शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो कौन कौन से प्रतिबंध हैं? पहली बात तो ये है कि हमने जो 10 सबसे बड़े 10 जो बैंक्स हैं रूस में, उनको हमने मुकम्मल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाया है। $1 ट्रिलियन विद टी ट्रिलियन डॉलर्स के जो डिपॉजिट्स हैं रूस के, जो बैंक्स हैं, जो रूस से बाहर उनके डिपॉजिट्स हैं, वो हमने फ्रीज कर दिए हैं, मुकम्मल तौर पर वो ब्लॉक हो चुके हैं। और अगर आपने शायद देखा होगा, नोट किया होगा कि कल रूस के स्टॉक मार्केट का मेरे ख्याल में 50% गिरी है और उनकी करेंसी भी 20-30% तक गिर चुकी है इन हफ्तों में। तो अगर आप इससे हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक होना चाहिए कि बिल्कुल अमेरिका और हमारे जो साथियां हैं, हम मिलकर रूस को एक सख्त जवाब देना चाहते हैं। लेकिन तरार साहब, जो ट्वीट में जो इमोशन जाहिर की गई थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने, बाइडेन साहब ने यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रतिबंध, सैंक्शन सब अपनी जगह है, लेकिन जिस देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, जहां नए न्यूली बॉर्न बेबीज बंकर्स में ले जाए जा रहे हैं, उनको इस वक्त सैंक्शन से लाभ ज्यादा होगा या उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए? और इस मिलिट्री सपोर्ट की शायद उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि अमेरिका दूर से देखता रहा। आपको नहीं लगता कि ये संकट यूक्रेन के ऊपर जो आया है, कहीं ना कहीं दिल में उनके जो बात थी वो उन्होंने ट्वीट के थ्रू जाहिर की है कि अमेरिका सिर्फ दूर से देख रहा है, नजदीक नहीं आ रहा, मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहा? देखिए, जहाँ तक एक लोकतांत्रिक देश का लीडर अपनी ज़्यादती राय को ट्विटर पे लगाना चाहता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम जितना हम कर सकते हैं इस वक्त
लगातार हम कर रहे हैं। यूक्रेन को हम सपोर्ट दे रहे हैं, उनके मिलिट्री को हम सप्लाईज दे रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। ये हमने भी नहीं भूलना कि हम हफ्तों से यही कह रहे हैं, अमेरिका से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यही हम कह रहे थे बल्कि कि रूस हमला का एक तैयारी कर रहा था और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक फोर्सेस यूक्रेन के सरहद पर उन्होंने लगाया, और बल्कि उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल्स और बल्कि खून का भी बंदोबस्त किया हुआ था। तो ये हमने नहीं भूलना कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, और ये भी हमने नहीं भूलना कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है यूक्रेन में, ये सब व्लादिमीर पुतिन और रूस के हाथों में है, और उनका ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने फौरी तौर पर यूक्रेन से बाहर निकलना है, और इस लड़ाई और जंग जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, जो कि बिल्कुल बिला वजह पुतिन ने ये फैसला लिया और ये रास्ता चुना, उन्होंने फौरी तौर पर इसको रोकना है और यूक्रेन से निकलना है। और जब तक कि ये नहीं हुआ, जब तक कि ये यकीन नहीं बना, तो हम और हमारे एलाइज़ के साथ बिल्कुल तैयार हैं ताकि हम एक सख्त जवाब दें मॉस्को को, और इनकी इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर हम बंद कर सकें। तरार साहब, जाने से पहले एक सवाल पूछूंगी जो दुनिया के विशेषज्ञ कई बार उठाते हैं, और वो कहते हैं कि हाल में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं दुनिया में, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी फुटप्रिंट है। क्या अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैला रहा है ताकि देयर इज अ रन ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, दे कैन सेल मोर डिफेंस इक्विपमेंट? दिस इज मतलब कुछ ऐसा इम्प्रेशन है जो आम आदमी के दिलो दिमाग में है, और कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जिनका भी ऐसा राय है वो मैं नहीं कहूँगा कि वो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि ये एक, अगर आप कॉमन सेंस और ज़ाहिरी बात पे देखें कि ये जो एक ग्लोबल साजिश है हमारी अमेरिका से कि हमने दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैलानी है ताकि हम अपने जो हथियार हैं उनको हम बेच सकें, वो बिल्कुल अजीब बात है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर के सबसे जो बड़े 10 कंपनीज़ हैं, वो कौन कौन से कंपनीज़ हैं इस वक्त, और वो कहाँ मौजूद हैं? अगर मैं मुझे कई महीने हुए हैं कि मैंने एग्जैक्ट लिस्ट नहीं देखा, लेकिन 10 में से शायद 7 या 8 जो हैं वो अमेरिकी कंपनीज़ हैं, और आपने उनके नाम सुने होंगे, उनमें शामिल कोई भी ऐसे हथियार वाला कंपनी नहीं है। वो है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। ये सब जो सबसे बड़ी कंपनीज़ है, उनकी जो बुनियाद है वो क्या है? वो है आज़ादी, वो है एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, वो है कि जो आम लोग हैं वो अपने ख्वाहिशों को चुन सकें और वो अपने ज़िंदगी जी सकें बग़ैर किसी दबाव के। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक होना चाहिए कि अगर आप इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमेरिका, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया भी इसमें शामिल है, यूरोप भी इसमें शामिल है। हमारी इंटरेस्ट जो है वो एक स्टेबल, मजबूत, स्पष्ट और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। मैं डिबेट ओपन अप करूंगी, और हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, और स्पोक्स पर्सन हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और मैं सवाल उनके पास ले जाना चाहूंगी। आज भारत में इस बात की बहुत चर्चा है सुधांशु त्रिवेदी जी के सैंक्शंस जो आज रशिया पे लग रहे हैं, रूस पर लग रहे हैं, ये 1998 में भारत पर भी लगे थे जब उन्होंने अपने परमाणु हथियार टेस्ट किए थे। लोगों का कहना है कि भारत तब सैंक्शन से नहीं घबराया था, और ये शायद आगे बढ़ने का एक तरीका है, नहीं तो शायद जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है वो भारत के साथ हो सकता था। मैं आज पूछना चाहती हूँ आपसे, कहीं ना कहीं हर देश को ये तय करना पड़ेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में नेटो में जाना है या हमें क्वाड में जाना है या डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जाना है, उसमें अपनी कितनी वो अपनी देश को महफूज रख सकता है, उसके लिए उसे एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। आज मैं पूछना चाहती हूं त्रिवेदी जी के
भारत और रूस के बीच में कहीं अमेरिका और रूस के बीच में कहीं भारत का रोल एक देखा जा रहा है। भारत का ये रोल नुआंस्ड होगा, बैलेंसिंग एक्ट का होगा, या जो आज युद्ध दिख रहा है उसमें उसे खुलकर बाहर आना पड़ेगा? क्या रहेगा भारत का अपना रवैया? देखिए, जहां तक ये विषय है, इस पे भारत ने अभी तक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक संतुलित अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो आपने परमाणु विस्फोट की बात कही थी, हमारी एटॉमिक पॉलिसी आजादी के बाद बहुत सारे डोर ड्रम्स के बीच में चलती रही। अगर आप याद करें तो ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में सुशांत सरीन जी को मेरे ख्याल से निश्चित रूप से बात पता होगी। उस जमाने में, नेहरू जी के जमाने में 59 में पूछा गया था कि वो मेंशन है कि भारत कितने समय में न्यूक्लियर पावर बन सकता है, तो जवाब आया था 1 साल। मगर हमने एटॉमिक नहीं किया। 60 में हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन कर लिया होता तो ना 62 की वॉर होती और हमने एनएससी में होते। कोई बात नहीं, शास्त्री जी ने आके शुरू किया, फिर उनकी दुखद मृत्यु और 1 महीने के अंदर संदिग्ध रूप से भाभा जी की मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई। 74 में इंदिरा जी ने एक्सप्लोजन किया, बात सही है, परंतु आपको याद हो कि उस एक्सप्लोजन की खबर भारत से पहले अमेरिका और रूस दोनों ने प्रसारित कर दी थी कि भारत ने पोखरण विस्फोट किया है। और उस समय रूस पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा था। और फिर हम रूस के साथ भी क्या क्या कर रहे थे वो उस जमाने की बहुत सी बुक्स में है। जब अटल जी ने विस्फोट किया उस समय दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, और वो पहला परमाणु विस्फोट था जब दुनिया को नहीं पता लगा। जब तक 3 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की तब तक अमेरिका को भी पता नहीं लगा था। सैंक्शंस लगी और सैंक्शंस को हमने पूरी हिम्मत के साथ झेला और अंततः वो सैंक्शंस लिफ्ट हुई। और इतना ही नहीं, बाद में हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के सदस्य भी बने और जो 2008 की न्यूक्लियर डील हुई मनमोहन सिंह जी के जमाने में, उसका आधार भी उस समय में बन गया था। तो हमने अपनी परमाणु नीति बहुत स्पष्टता के साथ जारी रखी और यही कारण है कि भारत आज एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित है। अब आता हूं डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट। देखिए, जो इस समय हमारा रूस के साथ संबंध है, दोनों के बीच में देखें तो बहुत संवेदनशील है। अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, क्वाड में। दूसरी तरफ हम रूस के साथ अगर देखें तो S-400 मिसाइल, जो कि विश्व का सबसे बेहतर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम माना जाता है, उसके साथ भी हमारा पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वह आगे चल रहा है प्रोसेस। जहां तक यूक्रेन का विषय है तो मेरे विचार से सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी तो अमेरिका की बनती है। उसी ने उसको नाभिकीय अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी पे हस्ताक्षर करवाए, उसके सारे परमाणु हथियार समाप्त करवाए, उन्होंने उसको नाटो में लाने की बात कही और अब वो पीछे हट गए। मगर यह भी बात सत्य है कि वो सीधे आकर रूस से लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। परंतु यदि कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो आप याद करिए जिस समय अफगानिस्तान में विड्रॉल हो रहा था, मैंने कहा था ये सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि एक बार मैसेज चला गया कि अमेरिका को पीछे धकेला जा सकता है तो फिर अब अन्य जगहों पर भी यह शुरुआत होगी और ये उसके एक अगले चरण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक नए प्रकार के डायनेमिक्स का उदय हो रहा है, जिसको गंभीरता संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करना। अजय वर्मा जी, लेकिन कांग्रेस कहां परहेज कर सकती है राजनीति से? हमेशा उंगली उठाना एक तरह की मजबूरी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। और अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे ये पूछना है आपसे सीधी तरीके से कि क्या इसमें भी कोई दो मत हो सकते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त हर फैसला, हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले को जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं वो बेहतर ले सकते हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं वो बेहतर ले सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि उंगलियां उठनी पहले से शुरू हो गई हैं। अजय वर्मा जी, ये जो नुआंस्ड अप्रोच है इसकी बहुत जरूरत है इस वक्त। तो क्यों कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस तरह के सवाल उठा रही है जिनका शायद उन्हें डिटेल से जायजा भी ना किया हो? नाविका जी, देखिए, राय जो होती है, सुझाव जो होते हैं, सजेशन जो होते हैं, वो झोपड़ी से, महल से, अपोजिशन से, राजा से, प्रजा से, वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से, किसी से भी मिल सकते हैं और आपसे किसी से भी मिल सकते हैं। राय का अपना एक अलग दायरा होता है। नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में जब ये हुआ था, समझिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सुधांशु जी कुछ बता रहे थे, ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है।
रशिया के इंडिया से क्या संबंध थे? अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1947 और 1950 से आज तक देखी जाए, दो महाशक्तियां थी, या तो अमेरिका या रशिया थी। हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध थे। आज जब हमने वहां देखा कि चाइना अपने पैन पसार रहा है, पाकिस्तान के मंत्री वहां पहुंचे जा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, क्वेश्चन इसलिए बनता है अपोजिशन का, इसलिए बनता है विशेषज्ञों का, इसलिए बनता है वैज्ञानिकों का, इसलिए बनता है लोगों का, भारत के लोगों का, कि भारत के छात्र और छात्राएं वहां से एक अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार को जो टिकट 3500 में मिलता था वो 63,000 की वजह से हमें नहीं बुलाया जा रहा है। जब 2021 से ये कंटिन्यू चल रहा था कि यहाँ यूक्रेन और रशिया के हालात सही हैं और युद्ध की संभावनाएं लग रही थी, तो सरकार चुनावी मोड में थी। हम सत्यता का वर्णन कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए और भी काम है। पॉलिटिकल नीति है, कूटनीति है, विदेशी नीति है। नाटो, रशिया हमारा बहुत अच्छा, अभी आप सुधांशु जी कह रहे थे, हमारा बहुत नहीं, आप छात्र छात्राओं की बात लेकर आ गए, तो छात्र छात्राओं को तो कई एडवाइजरीज जा चुकी हैं। 15 फरवरी को गई, 20 फरवरी को गई, 25 फरवरी को गई। अब एडवाइजरीज जा रही थी, दुनिया देख रही थी कि सूरत हाल कुछ ना कुछ बिगड़ रहे हैं। तो सुशांत सरीन जी, क्या ऐसे दौर में सिर्फ इस बात पर राजनीति करना क्या सही है, या ये देखने की जरूरत है, एक मैच्योर अप्रोच की जरूरत है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं इस वक्त जो दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका हमेशा, और ये बात सच है कि हमें अमेरिका से तोड़ना नहीं है कोई रिश्ता, क्योंकि हमारे ट्रेड टाइज हैं, हमें रूस के साथ नहीं करना है, पुरानी पार्टनरशिप है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक नुआंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। तो सुशांत सरीन जी, क्या सिर्फ राजनीतिक दलों का यही कर्तव्य है कि बस एक चीज को पकड़कर बोलते जाओ बिना ये सोचे हुए कि सरकार एडवाइजरीज देने के अलावा फ्लाइट्स भी भेज रही है, और इस वक्त बहुत नुआंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है नाविका, नुआंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे काफी एक लिहाज से मुश्किल स्थिति है, क्योंकि हमारे दो दोस्त या दो बड़े अहम पार्टनर्स जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारे हित जो है, दोनों के साथ कहीं ना कहीं पे मिलते हैं। अभी विपक्ष की एक पार्टी ने, आई थिंक कांग्रेस पार्टी का एक बयान था कि हमको खड़ा होना चाहिए रशिया के साथ, या रशिया की हमारे को भर्त्सना करनी चाहिए, हमको यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपकी राय है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये राय अगर नेहरू जी 1950 और 1950 में वो पहल करते इससे, जब हंगरी के ऊपर सोवियत रशिया ने जलगार बोली थी, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बात यह है कि अगर आपने विपक्ष के, तो धर्म है कि आप क्वेश्चंस करें, बिल्कुल करें, और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन ऐसा करें जिससे जो नीति है उसमें कोई बेहतरी आ सके। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे समय पर जबकि आपने एडवाइजरीज इशू की हुई थी अपने नागरिकों को कि आप निकलिए वहां से, जितनी जल्दी हो सके निकले, या आप ये प्रिकॉशंस लें, और उनको ये लग रहा था, क्योंकि वहां की सरकार को, यूक्रेन की सरकार को ये लग रहा था कि जंग नहीं होगी, तो ये भारत सरकार की तो गलती नहीं है। नंबर 2, जब जंग शुरू हो जाती है तो वहां की जो सरकार है वो क्या अपने आप को बचाएगी, अपने सरकारी तंत्र को बचाएगी, अपने दुश्मनों से दो हाथ करेगी, या वो आपके जो नागरिक वहां पर फंसे हुए उनको निकालेगी? उसकी तवज्जो क्या होगी, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? और उस समय फिर आप हाई दरिया मचाना शुरू करें कि हमारे लोग फंसे हुए उनको निकालो। कैसे निकालो? अगर आपने 20,000 आदमी को निकालना है एक देश से, अगर आप, और वहां के एयरपोर्ट सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं, वहां पर कोई एयरलाइन फ्लाई नहीं कर रहा, और अगर एयरलाइन फ्लाई भी कर रहा हो तो आप खुद ही अपना एस्टिमेट लगा लें कि अगर 20,000 लोगों को निकालना है और एक जहाज में 200 से 250 लोग आते हैं, तो लगभग 100 जहाजों की आपको फ्लाइट्स की जरूरत है वहां पर। क्या आप वहां पर उड़ा सकते हैं इतने जहाज? क्या ये क्षमता है? किसी भी देश में ये क्षमता है कि 2 दिन के अंदर अंदर 100 जहाज लेके जाएं और 20,000 लोगों को निकाल लें? ट्रेन रुक गई है, रोड ब्लॉक्ड है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मिशन जो सबसे बड़ा मिशन नहीं है भारत का, एक छोटा मिशन है यूक्रेन में,
वो सारी की सारी अपने लोगों को इसी काम पे लगा दे और उसके पास और कोई काम ना हो, और 20,000 लोग आपको लगातार फोन कर रहे हैं और आप सबके फोन को अटेंड करें। बिल्कुल, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी क्योंकि बड़ा बयान आ रहा है राष्ट्रपति पुतिन का इस वक्त। पुतिन ने अभी अपने देश के लोगों को एड्रेस किया है और उसमें उन्होंने कहा है, रूसी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान है कि यूक्रेन को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है यूक्रेन की सेना शक्ति अपने हाथ में ले, ये ऑर्डर दिया है उन्होंने अपनी मिलिट्री को, रूसी राष्ट्रपति पुतिन साहब ने। और उन्होंने ये कहा है कि जो अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नियो नाजीज बनी हुई है, इनको हटाने का और इनसे पावर लेने का समय आ गया है। पुतिन ने मिलिट्री को कहा है कि एक कू की तरह वहां पर यूक्रेनियन सरकार को हटाने की कोशिश की जाए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ सीधे तौर पे संजय झा आपसे, बहुत लोगों का कहना होगा कि ये होना था इसलिए क्योंकि 2008 से कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब एक तरह से प्रेशर डाल रहे थे कि यूक्रेन किसी तरह से नेटो में आ जाए। आज जब रूस एक इंतहा तक पहुंच गया था और उन्होंने चढ़ाई करी है यूक्रेन पर, क्लियर है ना यूक्रेन नेटो का मेंबर है तो नेटो की आर्मी नहीं आई उनके पास। अमेरिका दूर से खड़ा सैंक्शन लगा रहा है जिससे किसी की भी जान की वहां जान माल की को बचाव नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ पुतिन ने अब कह दिया है कि ना न्यूक्लियर पावर रहने देंगे इनके पास, ना ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब इस बीच में अगर कांग्रेस समझती है कि घुसकर ऐसी बयानबाजी करके रैम्बो बनकर अंदर घुसना है, तो ये एक तरीके से अजीब इमेच्योर पोजीशनिंग होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया यूक्रेन ने ये भी कहा है कि 460 जो वहां स्टूडेंट्स हैं वो निकाले गए हैं, अभी ही निकाले गए हैं और पास के देशों में रोमानिया के थ्रू बाहर निकाले जा रहे हैं। कल 2 फ्लाइट्स और जा रही हैं इन स्टूडेंट्स को लाने के लिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ जल्दी कर रही है क्रिटिसिज्म में? नाविका जी, मैं आपके साथ इस बात पर सहमत हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत ही नाजुक है, खतरनाक है मैं समझता हूं। और ये बात भी जरूरी है, अनिवार्य है कि भारत के जो भी हमारे लोग हैं, नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे, उनको भी निकालना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के लिए। और मैं इस बात को सुन के मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ तसल्ली मिलती है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। आपने भी एक सही बात कहा कि देखिए जिस तरीके का भी माहौल है, और आपने भी पुतिन जी का जो उन्होंने जो भाषण दिया है अपने रशियन टीवी पे, ये इस बात का एक तरीके से संकेत है या मैं समझता हूं कि उदाहरण है कि रशिया और भी आक्रामक होने वाला है। और देखिए जहां तक यहाँ पर तो आपके पैनल में सब लोग मैं समझता हूं कि सामरिक सोच है उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, तो वो जानते होंगे 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया, 2022 में जो यूक्रेन में हुआ है, वो सब जानते हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि देखिए सबसे जो दिल को किसी को भी चोट लगेगा कि आज आप देख रहे हैं वो दृश्य, वो पिक्चर्स दिख रहे हैं लोग, जहां पर जेलेंस्की जी जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो वहां पर एक आर्मी मैन की यूनिफॉर्म पर वो लड़ने के लिए तैयार है। और ये कितना अजीब बात है, कितना विचित्र बात है कि दुनिया में कोई उनका मदद नहीं कर सकता है। नेटो, यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हैं उसमें वो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है। और अमेरिका दूर में बैठा हुआ है, कहता है कि हम आर्थिक जो भी है अपना प्रतिबंध लगाएंगे, उससे क्या असर होगा, उससे क्या जानें बचेंगी, इसका तो सब लोग जानते हैं कुछ असर नहीं होगा। आप ये भी जानती है नाविका जी कि यहाँ पर पुतिन चाइना गए हुए थे और वहां पर उनको चाइना के राष्ट्रपति से पूरा आश्वासन दिया गया है कि आप पर जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे उसमें चाइना आपको जो भी मदद होगा दे देंगे। और जो अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसीज का जमाना है और रशिया जितना भी वो पहले व्यापार कर रहा था वो अपने जितने लोगों के साथ कर सकता है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करेगा।
और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि रशिया का हालात बिगड़ गए, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया और वहां के लोग नाराज हो गए, पुतिन रशियन टीवी में आके हर रोज कहेंगे, देखिए रशिया के लोग, आज हमने यूक्रेन जो हमारे ऊपर वो आक्रमण करने वाले थे, जब हमने उनको रोका, तो देखिए अमेरिका और नेटो के देश हमको कैसे, हमको गरीब या हमको परेशानी में या हमको धकेल रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही बड़ा बयान आ रहा है रूस से। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन की आर्मी को कहा है कि आप पावर संभाल लो तब बात होगी। तो आर्मी को कहा है कि पावर संभाल ले यूक्रेन में। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में अभी भी राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में सत्ता है, लेकिन अब शायद एक नया मोड़ आ रहा है। रूस मिलिट्री के हाथ में पावर देना चाहता है। ये बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त सीधे रूस से जो हमारे सामने आ रहा है। और सुशांत सरीन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पुतिन शुरू से कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन से पावर लेने की कोई ऐसी भूख नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? आर्मी को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और शायद पावर अगर आर्मी ले लेगी और आर्मी से के थ्रू वो कंट्रोल करेंगे, तो ये जो सिचुएशन है बहुत जल्दी जल्दी बदलती चली जा रही है। और हमें पता है कि नेटो की भी एक बैठक है कुछ ही देर में, तो उसमें भी कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आप इस अनाउंसमेंट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल मैं ये अनाउंसमेंट को एक कंटिन्यूएशन देखता हूँ कि जो रूसी पॉलिसी है उसी की है, और उसमें थोड़े से वो कंफ्यूजन भी डाल रहे हैं। जिस तरीके का आक्रमण हुआ है, तो ये तो स्पष्ट है कि वो वहां पर एक रिजीम चेंज करेंगे। अगर जो अभी ज़ेलेंस्की साहब की सरकार है उसका सत्ता पलट देती है फौज, उसके बाद भी रूस यूक्रेन के ऊपर हावी होगा। और उन्होंने एक और चीज पहले से कह रहे हैं कि हम इनको डीमिलिटराइज करेंगे, यानी कि उसकी फौज की जो भी थोड़ी बहुत क्षमता है उसको टोटली खत्म करेंगे। और ये वो पुराना मॉडल जो हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और इस तरीके के देशों में जब हम चुप रहते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो आज हम सबको नसीहत दे रहे हैं कि हमारे को बिल्कुल उस पर एक झंडा उठाना चाहिए इनके पक्ष में, यूक्रेन के पक्ष में, उस समय नहीं हम करते थे। अब ये वही मॉडल अब फॉलो होगा कि इनको एक सैटेलाइट स्टेट बना करके रख दिया जाएगा, ताकि कोई संभावना ना हो भविष्य में कि ये नेटो के मेंबर बन जाए। जहां तक नेटो की मीटिंग का सवाल है, उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो इसमें जंग में अपना हाथ कुछ प्रबंध करेंगे और उसमें अंडरस्टैंडिंग होंगी। और दूसरा, वो ये भी शायद कुछ करेंगे कि अगर यूक्रेन के अंदर कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, कोई इस तरीके का एक मूवमेंट चलता है कि रूस की जो रूस का जो कब्जा है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, या जो उसकी पपेट रिजीम है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, तो फिर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर वो हालात पैदा होते हैं तो यहाँ पर जो सारा एरिया है वो इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा कि उसका यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ बैड द सिचुएशन विल बिकम। तो हालात मुझे तो बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, बद से बदतर होंगे। उसमें आर्थिक पहलू भी है, एक ह्यूमैनिटेरियन पहलू भी है, मैसिव लेवल पर एक रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो रहा है पश्चिमी यूरोप में। लेकिन कुछ हद तक आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने जिस तरीके से कूटनीतिक स्तर पर इस सारे मामले को हैंडल किया, बिल्कुल 2008 के बाद से, लेकिन 1990-91 के बाद से तमाम जो अश्योरेंसेस दी गई थी रूस को, वो सारी की सारी का उल्लंघन किया गया। और कभी ना कभी तो रूस ने रिटेलिएट करना था, तो आज हमको 15 साल के बाद रूस ने रिटेलिएट किया है। लेकिन ताजा तस्वीरें जो आ रही हैं इंडिया इन यूक्रेन हैंडल से आ रही हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि आज दोपहर को मैं ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर लेना चाह रही हूं। आज दोपहर में 470 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाला जाएगा रोमानिया के थ्रू द पोरुबोन सीरेट बॉर्डर, ऐसा कहा गया है। ये भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर के एरिया से नेबरिंग कंट्रीज में आ रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि
MEA इंडिया, इंडिया इन यूक्रेन, इंडिया इन हंगरी, रोमानिया और पोलैंड, ये सारे NRIs के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकालने की कोशिश में हैं। तो कोशिशें जारी हैं। अजय वर्मा जी जरूर देखिएगा, ये तस्वीरें आपके लिए खास चलवा रही हूं क्योंकि आपको बहुत चिंता लग रही थी, शायद राहुल गांधी जी को भी बहुत चिंता लग रही थी, लेकिन काम जारी है। सोचिएगा क्योंकि पब्लिक का सवाल आ रहा है, मैं पढ़ना चाहती हूं पब्लिक का सवाल। वाराणसी से RN सिंह का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या आज यूक्रेन की स्थिति से यह सबक नहीं मिलता कि आने वाले समय में भारत को सैन्य शक्ति पर सुपर पावर बनकर उभरने की जरूरत है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप दें। देखिए, हम एक बात बिल्कुल बताएं, यह ध्यान रखना चाहिए, पंक्ति है कि यह जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमानवत। ये शांति के कबूतर उड़ाने से हो जाता है क्या? ये बताइए, दुनिया का नक्शा बदला तो पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बदला, तो लड़ाई में बदला, फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग हुए, ईस्ट वेस्ट जर्मनी अलग हुए, नॉर्थ साउथ वियतनाम अलग हुए लड़ाई में। हमने अगर पाकिस्तान को तोड़ा तो लड़ाई में। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, एक मिनट के लिए रोकूंगी। ये बिल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विस यूक्रेन इन चेर्निगोव, इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां ये आग लगी हुई है। यूक्रेन में चेर्निगोव की ये सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग है जहां ये आग लग गई है। पूरी बिल्डिंग सिक्योरिटी सर्विस की है और इस बिल्डिंग पर इस वक्त आग लग गई है। मिसाइल पावर है या टैंक्स हैं, वहां हम डिटेल्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग जल रही है अगर आप देखें, और अगर ये सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर इस तरह का हमला है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है यूक्रेन में कहाँ जा रही है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ही देर पहले जो एक स्टेटमेंट दिया था उसमें सीधी तौर पर यह कहा था कि जो आर्मी है यूक्रेन की उससे सत्ता पलट कर देनी चाहिए और वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के हाथ में नहीं आने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस वक्त यूक्रेन से। दोबारा आपसे पूछूंगी, ये जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है, इसके बाद भारत में बैठे कई लोग जो इस वक्त विश्व पावर का एक तरह से तमाशा देख रहे हैं, इसमें चाह रहे हैं कि भारत किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करेगा और अपनी पावर कैसे बढ़ाएगा। देखिए, चेर्निगोव में अगर ये स्थिति है, ये तो बहुत इंटीरियर का इलाका है, ये सदर्न यूक्रेन का इलाका है, यहां तक ये स्थिति हो गई तो आप समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां पे तकरीबन 19,973 भारतीय हैं, जिनमें से 4,000 लोगों को निकाला जा चुका है, 2,000 निकलने की प्रक्रिया में है। चूंकि राजधानी कीव पर ही सीधा अटैक है तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी युद्ध के साये के अंदर है और हमारा मिशन, जैसा सुशांत जी ने बताया, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। इसके बावजूद वहां निकटवर्ती देशों जिसमें रोमानिया है, पोलैंड है, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लटविया के साथ बात हुई है और यह भी उनके साथ बात कर ली गई है कि यदि कोई भारतीय अपने स्तर पर भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर आता तो बगैर वीजा के भी उन देशों में आने दिया जाए, फिर उन देशों के मिशन के थ्रू, फाइट्स के थ्रू उन भारतीयों को यहां लाने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। दूसरा जो आपने बात बताया, देखिए, इस ढंग की जब परिस्थितियां किसी देश के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं तो जब आपने कहा चेर्निगोव में ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन के वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आ रहा है इस वक्त। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2,800 रूसी सैनिक को मार गिराया है उन्होंने यूक्रेन में। डेवलपमेंट्स हो रही है, नेटो की मीटिंग से पहले बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हो रही है। वहां पर युद्ध का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में 2800 रूसी सैनिक को मारकर गिराने का दावा किया है वहां के उप रक्षा मंत्री ने। 80 टैंक भी वहां पर कहा जा रहा है कि रूस के 80 टैंकों का भी पूरा सफाया कर दिया है यूक्रेन की आर्मी ने और 516 युद्धक वाहन भी मार गिराए हैं।
10 विमान और 7 हेलीकॉप्टर। तो दोनों तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, एक तरह से ये लग रहा है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है और एस्केलेशन इन टेंशन कम से कम नजर आ रही है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, वहां जमीन पे क्या हकीकत है ये तो पता नहीं लगाया जा सकता, पर दावों से यह बात तो बहुत साफ है कि तनाव इस समय अपनी चरम सीमा के ऊपर है। इसलिए हमें इस विषय के ऊपर बहुत संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना है। जैसे सुशांत जी ने बात याद दिलाई थी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहूंगा कि यदि इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हमें स्टैंड ले लेना चाहिए यूक्रेन से, तो याद करिए जब हंगरी चेकोस्लोवाकिया पे इन्वेजन किया था रूस ने 1958 या 59 में, तब स्टालिन का वो शर्मनाक बयान आया था, वहां पे मास रेप किए थे रूसी फौज। तो स्टालिन ने कहा था इतने महीनों से घर से दूर है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इतने शर्मनाक बयान के बाद हम कितनी शांति से बैठे रहे, और पहली बार ऐसी स्थिति है कि हम दोनों देशों के साथ समान संतुलन की स्थिति में, वरना इससे पहले विनम्रता से कहूंगा 62 वॉर में पूरी तरह अमेरिका हमारे साथ था। अमेरिका ने अल्टीमेटम चाइना को भेजा था, वही 7th फ्लीट जो 71 में हमारे खिलाफ भेजा वो चाइना के लिए भेजा था, तब रुका था। तो 71 में पूरी तरीके से हम उसके खेमे में बैठे हुए थे, तो अमेरिका हमारे खिलाफ था। आज पहली बार ऐसा है कि भारत एक संतुलित स्थिति में दोनों देशों के बीच में सामंजस्य कर रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं, विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पुतिन से इस विषय के ऊपर बातचीत की। तो ये भारत की एक परिपक्व सामरिक और कूटनीतिक नीति का परिचय है। बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि विश्व में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हेड ऑफ स्टेट होने के नाते पुतिन साहब से कल बातचीत की थी। इससे पहले किसी और वर्ल्ड लीडर ने नहीं की थी। मैक्रोन साहब के साथ पुतिन की बातचीत जरूर चली थी, पर वो दोनों युद्ध के मामले को लेकर अपनी स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशंस थी। पर युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली बातचीत हुई थी। 2 सवाल आ रहे हैं। अजय वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। पहला सवाल है सचिन पांड्या का अहमदाबाद से, और दूसरा सवाल दिनेश जी का जयपुर से। आइए सुनते हैं पब्लिक क्या सवाल पूछ रही। मेरा एक सवाल है, यूक्रेन संकट से भारत के लिए क्या सबक है? ब्रिटेन अमेरिका बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डोकलाम वाले मामले में चीन के सामने भारत डटा रहा। भारत की मजबूत स्थिति थी या नेतृत्व उस वक्त मजबूत था भारत का? रीवा मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, और उनका सवाल ये है, प्रकाश सिंह जी रीवा मध्य प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, जब किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वहां फंसे लोगों को सुनियोजित तरीके से पहले से निकाला जा सके, क्या ऐसी कोई नीति नहीं बन सकती? सुधांशु जी ये भी कह रहे हैं कि, और हम आपको बता दें कि प्रकाश सिंह गलवान घाटी में शहीद हुए दीपक सिंह जी के भाई हैं। उनका ये एक संवेदनशील सवाल है। त्रिवेदी जी, अगर आप इसका जवाब दे सके। मैं जवाब दूंगा जी। इससे पहले इनको, मैं अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे, आपने मुझे मौका नहीं दिया। अगर इनको ही देना तो इनकी सुने, मैं बोलूं। देखिए, आप मैं इस वाक्य का उत्तर दे देता हूँ, फिर अजय जी आपको दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इन्होंने स्ट्रेटजी के नाते सरकार से पूछा है। बस एक लाइन में कह देता हूँ, सरकार ने इसका पूरा असेसमेंट किया। वालों का जवाब दे देते आप, सरकार आप है, मेरे भी जोड़ लेते। मान्यवर, पहले पब्लिक का, फिर राज्य। अजय जी आप जरूर पूछेगा, लेकिन गलवान घाटी में शहीद हुए दीपक सिंह जी के भाई का एक सवाल है। हम इतनी विनम्रता से कम एक शहीद के खानदान से अगर कोई सवाल आए उनके परिवार से, तो हमें पूछने की इजाजत देनी चाहिए। सुधांशु जी जरूर पहले इनका जवाब दें। कई महीनों से कर रखा था, और 22 जनवरी को ही इस बात का असेसमेंट कराया था कि वॉर होने की स्थिति में क्या हो सकता है। इसीलिए लगातार रिपीटेड एडवाइजरीज वहां के नागरिकों को दी गई, इसीलिए निकलवाने की व्यवस्था की गई। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से अक्सर ये होता है कि युद्ध किस समय होगा इसका सही प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ना उस देश की सरकार सही असेस कर पाती है, और जो हमारे नागरिक होते हैं वो भी, एक भी मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति सोचता है कि अंतिम समय पर ही हम यहां से निकले, जब तक समय, उसको अंतिम समय तक एक होप रहती है। इसलिए कई बार इवैक्यूएशन में लास्ट मोमेंट पे, जैसे हमने यमन में निकाला था, अगर आप देखिए अफगानिस्तान में भी हमें निकालने में समस्या आई थी, परंतु यहां पर भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया, योजना के अनुसार कार्य करने का प्रयास किया।
बिल्कुल सही। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लास्ट मिनट तक शायद सब ठीक हो जाए, शायद सब ठीक हो जाए। इसमें किसी की गलती नहीं होती, बस हर आदमी यही इंतजार करता रहता है कि शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अजय वर्मा जी, आपका क्या सवाल है? देखिए, मेरा मत भिन्न है। सुधांशु जी सत्ता पक्ष से रखेंगे। जिस वक्त ये सारे हालात थे और हॉट मैटर था, तो हमारे विदेश मंत्री यूक्रेन से कुछ किलोमीटर दूर ही एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तब इनको जागृति नहीं आई। जयशंकर जी, अगर आप इतिहास उठा के देखें, क्योंकि विदेश मंत्री हैं, विदेश दौरे पर थे। और हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस कदर मशगूल थे उत्तर प्रदेश के चुनावों में, होना भी चाहिए। लेकिन जनता ये चाह रही थी, जनता के भी सैकड़ों सवाल हैं कि आखिर सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो 20,000 नागरिक थे, अभी वो पूछ रहे थे कि पहले से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि युद्ध का किसी को पहले से आभास नहीं होता, लेकिन अनुमान होता है। तो सुधांशु जी, जब अनुमान होता है, खाली एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलता, खाली कहने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल के तौर पे भी कुछ करा जाना चाहिए। और चलिए सुधांशु जी, मेरे पास समय कम है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। मान्यवर, विनम्रता से कहूंगा, अनुमान में आप एडवाइजरी तो कह सकते हैं, क्या उनको पकड़ के ला सकते हैं क्या यहाँ? इसलिए इस प्रकार की बात जो राहुल गांधी जी ने कही, बचकानी हास्यास्पद बात नहीं कहनी चाहिए। वो कह रहे हैं चाइना पाकिस्तान को हमने एक कर दिया। अरे चाइना पाकिस्तान 1963 में एक हो गया था, तो हमारा पीओके का हिस्सा चाइना को दे दिया। बताइए, हमारा हिस्सा ऑफिशियली, और हमने प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री, आप ये बताइए ना, जब लड़ाई होने की संभावना है तो हम एडवाइजरी तो दे सकते हैं। कोई भी देश दुनिया का एडवाइजरी देता है, आप उनको फिजिकली पकड़ के नहीं ला सकते। और हम उनके लिए अजय वर्मा जी, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो कहते हैं कि हमें अपना रास्ता खुद चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। आज वो कह रहे हैं एडवाइजरी मत सिर्फ इशू करिए, जबरदस्ती लोगों को उठाकर वहां से ले आइए। ये किस तरह का तर्क है? अजय वर्मा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप विपक्ष में जब रहते हैं तो कभी कभी फैसले लेने में दिक्कत होती है, लेकिन हमें सुनिए जरा, मैं जो बता, मेरे पास समय कम है, थोड़ा सा सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं, कुछ चैनल कह रहे हैं कि साहब मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं, हमने माना हमारे भारत का गौरव बढ़ रहे हैं कि जो युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अपनी। तो सरकारी और सबसे पावरफुल होने के नाते सुधांशु जी स्थिति तो स्पष्ट कर दें। ये जनता मांग रही है, 136 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी, आपका नजरिया सुन लिया, तो अब मेरा नजरिया भी सुन लीजिए। और जाने से पहले दर्शकों, मैं आपको अपना नजरिया बताना चाहती हूं। आपने दोनों तरफ की बात सुनी, और मेरा नजरिया इसमें यही है कि कभी कभी अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ना करना भी कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। भारत के रिश्ते अमेरिका से भी हैं, रूस से भी हैं। रूस से तोड़कर अमेरिका के पास चले जाना, या अमेरिका को तोड़कर रूस के पास चला जाना, ये कभी भी भारत के लिए चॉइस का मामला नहीं हो सकता। भारत को इस वक्त सोच समझकर अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि विश्व में एक नया डेवलपमेंट, एक नया ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आज जो भारत कदम उठाएगा, इसकी जो हलचल है शायद अगले दशक में, 2 दशक में भी नजर आएगी। तो इस वक्त हमें एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ कल जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत में हैं और रूस पर बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर थे, विश्व के नेता थे, जिन्होंने पुतिन से फोन पर बात करी और युद्ध का विकल्प सोचने को कहा। यानी कि रूस और अमेरिका के बीच का पुल शायद इस वक्त भारत बन सकता है। यह सवाल है, और इस पर सोच समझकर एक बैलेंस्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी भारत की सत्ता को। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शायद इस वक्त विपक्ष से ज्यादा वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझते हैं। हमें उम्मीद करना होगा कि सरकार जो भी कदम लेगी वो भारत के हित में रहेगा, और
आज के लिए नहीं, ये अगले 1 दशक 2 दशक के लिए, भारत के लिए ऐसा सिद्ध होगा कि शायद भारत विश्व में अपना कद बढ़ा सके। देखते रहिएगा और हमारी भी नजर बनी रहेगी इन सारे डेवलपमेंट्स पर जो यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच चल रहे हैं। भारत क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कितना करेगा, ये सारी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि ये खबर सिर्फ यूक्रेन रूस के बीच की नहीं है। ये विश्व में एक नया सिद्धांत और एक नया ऑर्डर बनने वाला है और हमें इस पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए और अपने सवाल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं इजाजत, लेकिन बने रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ, क्योंकि पाठशाला में भी हम आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। Powered by MediBuddy, unlimited doctor consultations with